अब इसमें जो है हाँ आवाज़ नहीं। क्या हम लोग पढ़ा था बच्चा? गॉस थ्योरम। क्या था गॉस थ्योरम? फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ रही है ना बच्चा? इसमें देखो ये जो टोटल फ्लक्स है वो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज पर। चार्ज से कितने दूरी पर हम फ्लक्स निकाल रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है कि जो है कि वो क्लोज सरफेस एरिया किस शेप में है या किस साइज में है। मतलब कि टोटल फ्लक्स केवल और केवल जो है क्लोज सरफेस पर डिपेंड करता है, मतलब केवल और केवल चार्ज पर डिपेंड करता है। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल में एक सिंपल इस पर क्वेश्चन दिया जाए, जैसे मान लो एक तरीके से एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ऐसे हो गया, या एक सरफेस इस तरह अलग अलग शेप में मान लो ले लिए, तो ये भी क्लोज सरफेस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसमें हमने चार्ज क्यू भर दिया, इसमें भी क्यू भर दिया, इसमें भी क्यू भर दिया और इसमें भी क्यू भर दिए। अब हमसे कोई पूछे कि इसमें सभी में तो फ्लक्स होंगे ही होंगे, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है, किसमें फ्लक्स ज़्यादा होगा? यदि मान लो हमसे कोई पूछ दे कि इन चारों में से किसमें फ्लक्स मैक्सिमम है, क्या जवाब आएगा? कि सब में क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज सब में सेम है। और गॉस थ्योरम के हिसाब से ये टोटल फ्लक्स केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे। इसलिए सभी सरफेसेस चाहे उनकी शेप किसी भी टाइप का हो, फ्लक्स सब में क्या रहेगा? मतलब फाई बराबर क्या इन सब के लिए है बच्चा? कांस्टेंट। फाई सबके लिए क्या है? कांस्टेंट है। मतलब ये कि गॉस थ्योरम का यही एक बड़ा लाभ है कि बस हमें कोई क्लोज्ड एरिया दे दे और चार्ज दे दे, फिर उस एरिया की शेप चाहे कैसा भी दे दे, हमें फ्लक्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हमने गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। क्या निकला था इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ? लाइन चार्ज की वजह से लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। और ये आर क्या है? आर वो दूरी है जो लाइन चार्ज से हम ले रहे हैं। बात समझ आ रही है ना? कोई दिक्कत? अब देखें, अब आज हम लोग का पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट। किसकी वजह से बच्चा? शीट की वजह से। हेडलाइन बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट ऑफ चार्ज। देखें, दूसरा एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ व्हाट? शीट ऑफ चार्ज। ध्यान से देखें, इसका मतलब समझें। देखें, हमसे कह रहा है कि थिन इनफाइनाइट शीट है ऑफ चार्ज की, तो कभी भी ऐसा बोले कि शीट ऑफ चार्ज बोलता है तो इसका मतलब है कि वो मटेरियल इंसुलेटिंग है। कैसा मटेरियल है बच्चा? हाँ, याद रखना कि यदि कहीं पर भी शीट ऑफ चार्ज बोलता है या स्फीयर ऑफ चार्ज बोलता है या मटेरियल ऑफ चार्ज बोलता है, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो किस टाइप का मटेरियल है? इंसुलेटिंग। और कंडक्टिंग रहेगा तो वो तो नाम में बोल देगा, वो सवाल में पहले ही जिक्र कर देगा कि वो मटेरियल कैसा है? कंडक्टिंग है। बात समझ आ रही है तुम लोग को? अब देखो, तो हम दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक तो इंसुलेटिंग शीट की वजह से और एक कैसा? कंडक्टिंग शीट की वजह से। अब सोचो फर्क क्या होगा, अभी समझ आएगा। पहले हम इंसुलेटिंग शीट की वजह से निकालते हैं, ध्यान समझो। कैसे, किसके वजह से निकालते हैं? इंसुलेटिंग शीट के वजह से। अब जैसे देखें, अच्छा, इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या फर्क है यहाँ पर
कि यदि इंसुलेटर को हम कोई चार्ज देंगे तो वो चार्ज कहाँ जाएंगे, उसके अंदर बल्क में जाएंगे, और कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो उसके सरफेस पे आएंगे। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी बहुत बदल जाती है, क्योंकि चार्ज इंसुलेटर में अंदर चले जाते हैं और कंडक्टर में उसके सरफेस पे आते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दो तरीकों से निकालने की जरूरत पड़ती है। देखिए, पहला ये इंसुलेटिंग है, और चूंकि थिन शीट है, कैसा शीट है ये, और ये इनफाइनाइट भी है। कैसा है बच्चा, इनफाइनाइट का मतलब ये चारों तरफ से ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे ये मतलब पूरा ये स्ट्रेच कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये बड़ा से बड़ा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब इसको हमने चार्ज कर दिया, क्या कर दिया, अब देखो कल बताए थे कि पहले तो हमें चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के शेप के हिसाब से क्या सेलेक्ट कर लेना है, गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लेना है, फिर थोड़ी सी एरिया के वजह से फ्लक्स निकाल लेना है, फिर बाद में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो टोटल फ्लक्स आएगा, और टोटल फ्लक्स के लिए गॉस ने अपना नियम भी दिया था, उन्हीं के नियम से क्या करा देने हैं, कंपेयर करा देने हैं, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा। यही काम अपने को करने हैं। अब सोचो कि ये जो शीट है वो इनफाइनाइट, मतलब मान के चलो इनफाइनाइट तक फैली हुई है, तो इसके लिए यदि हमें गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना हो तो कैसा सिलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगुलर कि सिलिंड्रिकल, या दोनों कर सकते हैं, बोलो। इसका जवाब है दोनों कर सकते हैं। देखो, रेक्टेंगुलर हम इसलिए कर सकते हैं कि हमने शीट को रेक्टेंगुलर शेप में लिया है, और गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करने का मैं बताया था कि गॉसियन सरफेस चार्ज ऑब्जेक्ट के कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है, इस वजह से हम रेक्टेंगुलर शेप में भी गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन सिलिंड्रिकल क्या ले सकते हैं, जरा समझते हैं, सोचो एक मिनट के लिए। मान लो कि ये एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है और ये रेक्टेंगुलर शेप में है, हम गॉसियन सरफेस लें तो हम मान लो कि रेक्टेंगुलर ही लेंगे ना, हमारे तो सिमेट्रिसिटी यही कहती है कि जिस तरीके का शेप का ऑब्जेक्ट है वैसा गॉसियन सरफेस लो, रेक्टेंगुलर तो हमने गॉसियन सरफेस भी कैसा लिया। अब सोचो, अब चूंकि शीट तो इनफाइनाइट है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऐसे बढ़ती जा रही है, तो दूर से देखोगे तो ये जो तुमको दिख रहा है, अब ये रेक्टेंगुलर ना दिख करके इसके मुकाबले ये कैसा नजर आने लगेगा, सिलिंड्रिकल ही तो नजर आएगा। नहीं बात समझ पा रहे हो भाई, मान लो ये रेक्टेंगुलर ही है, तो इसके हिसाब से अभी तो इसको और इसको देख रहे हो तो लग रहा है कि हाँ दोनों रेक्टेंगुलर शेप में है, लेकिन यदि ये शीट बढ़ती गई तो इसके कंपेयर में ये सिलिंड्रिकल ही मानी जाएगी। समझ गए कि नहीं। तो हमें गॉसियन सरफेस यदि सेलेक्ट करना हो तो इसके लिए रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं और सिलिंड्रिकल भी ले सकते हैं, इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। किताबों में सिलिंड्रिकल लेकर ही प्रूफ किया हुआ है, किताब में, किसी भी किताब में, कॉम्पिटेटिव बुक में वो गॉसियन सरफेस की जरूरत ही नहीं समझता है, क्योंकि गॉसियन ने जो गॉसियन सरफेस है वो रियल सरफेस है कि इमेजिनरी है, बताओ। तो कॉम्पिटेटिव बुक वाले वो जानते हैं कि इमेजिनरी है, तो ले चाहे ना ले कोई मतलब है नहीं, वो गॉसियन सरफेस पे विश्वास ही नहीं करते, वो चार्ज पे विश्वास करते, चार्ज के हिसाब से निकाल देते हैं। तो देखो, हम लोग सेलेक्ट करते हैं गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस कैसा सेलेक्ट कर लें, सिलिंड्रिकल सेलेक्ट कर लें बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी रेडियस क्या मान लें, आर, रेडियस आर मान लें, या सीधे डायरेक्ट हम एरिया ही मान लें, कोई अपने को दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब देखो, ठीक है, मान लो डायरेक्ट एरिया ही मान लो, एरिया। अब सोचो, एक चीज दिमाग लगाओ, ये शीट है, इसको हमने चार्ज दिया, ये शीट कंडक्टिंग है कि इंसुलेटर, पहले बताओ, इंसुलेटर। अब इसको हमने चार्ज दिया, वो चार्ज कहाँ गया है, उसके बल्क में जाकर एक सिंगल लेयर बनाया है। दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट जरूरी है। बल्क में जब वो चार्ज चला गया है तो वो क्या बनाया बताओ, सिंगल लेयर बनाया है, और पॉजिटिव चार्ज का एक सिंगल लेयर बना लिया। देखो, ये बाहर नहीं है बल्कि कहाँ है, ये अंदर है। तो बल्क में है, तो बल्क में पॉजिटिव की एक लेयर बनी हुई है रेक्टेंगुलर शेप में, और वो चूंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा ना, तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों तरफ से निकालेगा।
ऐसे सीट है, बीच में चार्ज की लेयर बनी है, तो ये दोनों तरफ से क्या निकाल रहा होगा। तो फ्लक्स के लिए एक सरफेस अवेलेबल है कि दो सरफेस अवेलेबल है, इसके लिए बताओ फटाफट। कितने सरफेस अवेलेबल हैं? दो, एक राइट का और एक लेफ्ट का। बात समझ आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा? लॉजिक ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? तो मान लेते हैं कि इसका ये एरिया ए है, या ए नॉट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। क्या मान लेते हैं? ए नॉट, ठीक है ना? तो इधर भी तो एरिया ए नॉट हो जाएगी ना, बोलो। इधर भी तो हो जाएगा ए नॉट, हो गया कि नहीं? अब फ्लक्स एक तरह ए नॉट से केवल निकलेगा कि टू ए नॉट से निकलेगा, बताओ। फ्लक्स कितने से निकलेगा? टू ए नॉट से निकलेगा। तो यदि फ्लक्स निकालते समय यदि हमें टोटल एरिया लेनी हो तो ए नॉट लेंगे कि टू ए नॉट लेंगे? कितना लेंगे? टू ए नॉट। क्यों टू ए नॉट लेंगे? क्योंकि फ्लक्स इज कमिंग आउट फ्रॉम बोथ सरफेस, इसलिए हमें एरिया की जगह कितनी लेने की जरूरत है? टू ए नॉट, है कि नहीं? तो सीधे बात करते हैं, ध्यान देख। तो डियर फोर देख, डी फाई बराबर तो यही करेंगे ना, डी फाई बराबर क्या करेंगे? ई इंटू डी ए इंटू, यही तो करेंगे ना, बोलो। देख इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकल रही है, तो एरिया की भी तो डी ए की भी तो डायरेक्शन इधर ही है ना, बताओ। तो थीटा बराबर क्या है यहाँ पे? वही कहानी इधर भी हो जाएगी। तो थीटा बराबर 0, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगा? 1, तो इसलिए हमने डायरेक्ट 1 रख लिया है। लॉजिक समझ आ रहा है तुम लोग को? अब ध्यान दो, ये तो थोड़ा सा फ्लक्स है, अब हमें क्या निकालने की जरूरत है, बताओ, बोलो बच्चा। टोटल फ्लक्स क्या निकालने की जरूरत है? हाँ, तो फाई बराबर क्या करोगे? क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए करोगे ना, बोलो भैया। अब यहाँ डायरेक्ट टोटल फ्लक्स के लिए तो गॉस ने अपने नियम भी तो दिया है, तो गॉस नियम के अनुसार फाई बराबर क्या कर लेंगे? हाँ, हो गया, कहानी खत्म। बस यहीं तक है, कुछ भी नहीं है। ये डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, डेरिवेशन दरअसल कुछ होता ही नहीं है, मेन तो अपना कॉन्सेप्ट होता है। तो बाई क्या लगाए यहाँ पे, बताओ? बाई गॉस थ्योरम। क्या लगाते हैं बच्चा? ध्यान देख, गॉस थ्योरम लगाते हैं तो क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए बराबर क्यू अपान में क्या हो जाएगा? समझ आ रही बात? ई तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अब ये टोटल सरफेस एरिया हुई जिससे फ्लक्स निकलने वाला है। तो फ्लक्स निकलने के लिए टोटल सरफेस एरिया ए नॉट रखेंगे, टू ए नॉट रखें? बताओ फटाफट, क्या रखें यहाँ पे? बहुत बढ़िया, क्या रखें? टू ए नॉट। तो एक चीज देखो, तो ई इंटू यहाँ हो जाएगा टू ए नॉट बराबर यहाँ चार्ज अपान में क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। ध्यान से देखो, तो ये चार्ज जो है जाकर के पूरे लेयर बना लिए ना, एक, बोलो, एक सरफेस की क्या बना लिए हैं? लेयर बनाए हैं ना। एक लेयर बनाए कि एक से ज्यादा लेयर बनाए हैं? बोलो। तो तुमको मालूम है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है? चार्ज अपान एरिया, बोलो। तो यहां के लिए जो सिग्मा निकालोगे वो चार्ज तो क्यू है, एरिया ए नॉट लोगे कि टू ए नॉट लोगे? बोलो, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए क्या लोगे? क्या लोगे? क्यों ए नॉट लोगे भाई? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज जो है जाकर अंदर एक ही लेयर बनाया है। कितने लेयर बनाया है? एक ही लेयर बनाया है, तो इसलिए वहां पे एरिया लेना होगा तो केवल ए नॉट लेना होगा। केवल क्या लेना होगा? समझ आ रही बात की नहीं? कोई दिक्कत? तो सिंस, ध्यान दे, सिंस यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बराबर क्यू अपान में क्या? ए नॉट होगा ना? नहीं समझे? आ नहीं रहा है क्या? इधर लिखते हैं, ध्यान दे, यहाँ सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपान, बोलो। तो क्यू बराबर क्या होगा, बताओ फटाफट? सिग्मा इंटू क्या, यहाँ क्यू की जगह रख सकते हैं? तो ई इंटू टू ए नॉट बराबर सिग्मा इंटू ए नॉट अपान में एप्सिलॉन नॉट। ए नॉट से ए नॉट खत्म, ई बराबर क्या आएगा बताओ फटाफट? सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट। हो गया आंसर, यही है। तो इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक दो बात का है। पहला लॉजिक ये है कि वो अंदर जाकर एक ही लेयर बनाएगा चार्ज, दूसरा ये है कि फ्लक्स दोनों तरफ से निकलेंगे, बस काम खत्म। दो ही तो बातें हैं इसमें। पहली बात कौन सी है बताओ? कि चार्ज अंदर जाएगा तो केवल चार्ज की कितनी लेयर बनाएगा? एक। और फ्लक्स निकालने के लिए उसके पास कितने एरिया अवेलेबल हैं? दो। बस दो ही बातें। तो एक जो लोगे तो वह सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में ले लोगे, और टोटल फ्लक्स के लिए टोटल एरिया टू ए नॉट। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस आसान है, कुछ नहीं है।
इतना ये सब कार्टूनी करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है।